नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कविता 5 पर्वत प्रदेश में पावस का तीसरा जो पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले 2 कालांश में पहला और दूसरा पद्यांश का हमने अध्ययन किया और उस पर आधारित प्रश्नों की हमने चर्चा की। अब आज हम पद्यांश 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए कविता देखिए। पहले, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद की पर, रौ शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर, धंस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। चूंकि बारिश का मौसम था ही, पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु का चित्रण ही किया है इस पूरी कविता में। तो अचानक किस तरह से वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उस दृश्य का इस छंद में भी यानी चित्रण किया है। उड़ गया अचानक लो भूधर, कब क्या कहते हैं कि लो उधर देखो। जैसे अचानक कोई परिवर्तन हुआ, जैसे आप बारिश हो रही है आपके यहाँ, इंद्रधनुष तुरंत दिखाई दिया, तो आप लोग आपस में चर्चा करते हैं, देखो वो इंद्रधनुष दिखाई दिया आकाश में। तो वही चीज यहां भी है कि अचानक वातावरण में परिवर्तन आया और कब कहते हैं कि लो उधर देखो। लगता है एक पूरा पहाड़ पारे के समान धवल और चमकीले पंखों यानी श्वेत पंख की फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। ये पहाड़ों पर जो बादल उमड़ते घुमड़ते हैं श्वेत वाले, उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ने भूधर का अर्थ होता है कि पहाड़ के अचानक सफेद यानी पारे के समान सफेद श्वेत या धवल कहें समान अचानक पंख निकल आया हो और उसी के माध्यम से वो आकाश में फड़फड़ करता हुआ उड़ रहा है। और उसके ही कारण झरने अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सिर्फ उनका क्या सुनाई पड़ रहा है, रौ शेष रह गए हैं निर्झर, यानी झरने की सिर्फ आवाज सुनाई पड़ रही है। और आगे अब देखिए, है टूट पड़ा भूपर अंबर। अचानक जब पहाड़ों अचानक भयंकर बारिश होती है, उस बारिश को देखकर मतलब आमने सामने व्यक्ति खड़ा हो तो स्वयं एक दूसरे को नहीं देख सकता। यानी उस भयंकर बारिश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अंबर जो है, आकाश भू यानी जमीन पर टूट पड़ा है। उस दृश्य का यहां पर इस पंक्ति में वर्णन किया है कवि ने कि है टूट पड़ा भूपर अंबर, यानी पहाड़ों की बारिश की भयंकरता का चित्रण किया है इस पंक्ति में कि भयंकर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। धंस गई धरा में सभय साल। चूंकि इस तरह भयंकर बारिश हो रही है तो उसके कारण, जो बारिश के कारण, जब वैसे भी बारिश कहीं भी हो, अगर बारिश होती है तो उसके बाद जो वृक्ष होते हैं उसके पत्तों पर पानी लद जाते हैं और लदने के कारण वो क्या है, झुके दिखाई पड़ते हैं। तो उस दृश्य का चित्रण ऐसा कवि ने किया कि मानो ये वृक्ष जो है भयभीत हो रहे हैं। अब चूंकि पहाड़ पर जो है शाल वृक्ष होते हैं तो वो जो है वृक्ष यानी बारिश के कारण सब पत्तों से लदे यानी झुके दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्हें धरती पर तो ऐसा लग रहा है कि मानो वे सब धरती में धंसते हुए जा रहे हैं, भयभीत होकर। साल का वृक्ष जो है धरती में धंसा जा रहा है। तो किसके कारण? भयंकर बारिश के कारण। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यानी तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है, क्योंकि उस समय बारिश थोड़ा धुंध दिखाई पड़ता है।
और वो धुंध तालाब में इस तरह छाया हुआ है तालाब के ऊपर कि ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब में आग लग गई हो, और उसी का धुआं जो है ये ऊपर उठ रहा है, नहीं बादल के रूप में उठ रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, तो ताल यानी तालाब, तालाब के ऊपर मैंने बताया ना कि जो धुंध दिखाई पड़ता है सफेद यानी कोहरे के समान, वो उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कवि को मानो तालाब में आग लग गई है और उसी का धुआं ये उठ रहा है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और पहाड़ों पर बादल जब हवाएं चलती है तो बादल इधर उधर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो जलदयान मतलब बादल रूपी विमान कि बादल रूपी विमान पर बैठकर विचर विचर यानी घूम घूम कर, बादल रूपी विमान में बैठकर मानो कि इंद्र यानी बादल रूपी यान पर बैठकर जिस तरह से वो घूम रहे हैं, उस दृश्य यानी बादल जिस तरह घूम रहा है उस दृश्य को देखकर ऐसा कवि को लगता है कि मानो बादल रूपी विमान में बैठकर कोई इंद्र जादुई खेल खेल रहे हैं। ऐसा जो है कवि को प्रतीत हो रहा है। मतलब कि आशय यह है कि वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये भावार्थ बताया। और अब इस पर आधारित जो प्रश्न है देखिए, पहले उड़ गया अचानक लो भूधर का से क्या है? पहला का है विकल्प इसमें, पहाड़ उड़ गया, का है पहाड़ तैरने लगा, गा है बादल का विशाल समूह उड़ चला, विशाल बादल धरती पर गिर पड़ा। ते उड़ गया अचानक लो भूधर का से है कि बादल का विशाल समूह उड़ चला। उसके बाद पारद के पर किसे कहा गया है? चमकीले बादलों को, बादल रूपी पक्षी, गा है पक्षियों के पंखों को, घा है बादलों के पंखों को। चमकीले बादलों को कहा गया है, जो श्वेत बादल हैं उन्हीं को पारे के पर के समान कहा गया है। ठीक, किसको? चमकीले बादलों को। अब है अगला प्रश्न 20। रव शेष रह गए हैं निर्झर का से है? झरने मौन हो गए हैं कि झरने दिखाई दे नहीं रहे, झरनों की आवाज ही शेष रह गई है, झरने नष्ट हो गए हैं। 4 विकल्प है, क ख ग घ। इसमें जो गा है विकल्प कि झरनों की आवाज ही शेष रह गई है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, बादलों के कारण जब वहां पे भयंकर मतलब बादल उमड़ रहे थे, इतनी भयंकर कि झरने ही नहीं दिखाई पड़ रहे थे, सिर्फ उनकी आवाज आ रही थी। इसलिए यहां पर कवि लिखा कि रव शेष रह गए हैं निर्झर। तो यही सवाल है इसी पर कि रव शेष रह गए हैं निर्झर का से क्या है? मतलब कि झरनों की आवाज ही शेष रह गई है, यानी आवाज ही सिर्फ सुनाई पड़ रही है। ऐसा। प्रश्न संख्या 21 है, जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा था? इंद्रजाल, इंद्रयान, इंद्र की निर्झर। इसमें इंद्र उत्तर आएगा। अभी हमने बताया था ना कि इसमें लिखा भी है कि यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, है ना। तो जल यान यानी बादल रूपी यान में बैठकर इधर उधर जो यानी इंद्र जो है मानो कोई जादुई खेल खेल रहे हों। तो वही सवाल यहाँ पर है, जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा था? इंद्र। प्रश्न संख्या 22 है कि अचानक कौन उड़ गया? पर्वत, बादल, अंबर कि निर्झर? कौन उड़ गया? बादल उड़ गया। पर्वत थोड़ी उड़ सकता है। वो बादल उड़ने से ऐसा लग रहा था यानी भूधर उड़ गया हो, मानो कि भूधर को पंख सफेद निकल आए। लेकिन ऐसा प्रतीत क्यों हुआ? वो बादल को उड़ने के कारण दिखाई पड़ा ना। तो वही मतलब यहाँ उसी पर आधारित प्रश्न है कि अचानक कौन उड़ गया? बादल आएगा, पर्वत नहीं। पर्वत थोड़ी उड़ सकता है ना। तो बादल के उड़ने के कारण ही ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि मानो चूंकि उसमें पहाड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है, झरने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बादलों के कारण, तो बादल इतने उमड़ रहे थे, उड़ रहे थे
तो उस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा महसूस हो रहा है मानो कि पहाड़ के सफेद पंख निकल आए हों, उसके माध्यम से वो भूधर जो है मतलब पहाड़ उड़ गया है आकाश में। लेकिन वो उड़ कौन रहा था असली में? है बादल। तो उस पर आधारित प्रश्न ये है कि अचानक कौन उड़ गया, तो उत्तर आएगा यहाँ पर बादल। अब प्रश्न संख्या 23 है कि निर्झर किस रूप में विद्यमान है? निर्झर किस रूप में विद्यमान है? वारिद के परों के रूप में, बादलों के रूप में, अपने स्वरों के रूप में, टूटते अंबर के रूप में? अपने स्वरों के रूप में विद्यमान है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 24 है, साल वृक्षों के डरने का क्या कारण है? धरती पर भयंकर बारिश के कारण, धरती के धंस जाने के कारण, धरती पर आसमान टूट पड़ा इस कारण, अपार वारिद के पंख फड़फड़ाने के कारण। तो इसमें पहला विकल्प ही सही होगा, धरती पर भयंकर बारिश के कारण। इस प्रश्न को थोड़ा इस विकल्प के स्थान पर दूसरा भी विकल्प दिया जा सकता है। जैसे अगर इसमें लिख दिया जाए कि भूधर के अचानक उड़ने के कारण, कहीं कहीं ये भी है, तो वो बहुत कम ही आशा है कि वो विकल्प आएगा। लेकिन उसके साल वृक्षों के डरने के कारण क्या है, मतलब जो धरती पर भयंकर बारिश हो रही है उसके कारण जो है मतलब यहाँ पर साल वृक्ष जो है कवि को डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ विकल्प यही होगा कि धरती पर भयंकर बारिश के कारण। अब उसके बाद है प्रश्न संख्या 25, उठ रहा धुआं जल गया ताल में उठता हुआ धुआं क्या है असल में? देखिए 25 है, उठ रहा धुआं जल गया ताल में उठता हुआ धुआं क्या है असल में? पहला विकल्प है का, ताल जलने के कारण उत्पन्न धुआं, ख, गहरे काले बादलों की धुंध, ग, वारिद के पंख फड़फड़ाने से उठता धुआं, घ, साल वृक्षों के धरा में धंसने का प्रभाव। तो इसमें विकल्प क्या होगा? उठ रहा धुआं जल गया ताल में उठता हुआ धुआं क्या है असल में? वो गहरे काले बादलों की धुंध थी। तालाब में मैंने आपको बताया ना कि जो धुंध दिखाई पड़ रहा था एक तरह से बादल ही थे, वो इधर उधर उमड़ घुमड़ रहे थे। और उस तालाब के ऊपर चूंकि वो दृश्य दिखाई पड़ रहा था वो धुंध, तो इसीलिए कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो तालाब में आग लग गई हो और उसी के कारण जो उठ रहे हैं उसके धुएं, उसी कारण ये ऊपर इतना भयंकर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा कि गहरे काले बादलों की धुंध के कारण ही ऐसा। असल में वो क्या है, इसमें सवाल ये कि उठ रहा धुआं जल गया ताल में उठता हुआ धुआं क्या है असल में? तो गहरे काले बादलों की धुंध थी वो। जो धुंध मतलब क्या कहेंगे, जैसे धुंध तो वहाँ बारिश के मौसम में भी दिखाई पड़ता है, और ये होता है धुंध जिसको आप शायद गुजराती में आप लोग झाखर बोलते हैं। तो सफ़ेद दिखाई पड़ता है ये ठंडी के मौसम में ज़्यादा, लेकिन पहाड़ों पर जो है धुंध उस समय भी दिखाई पड़ता है। तो वही चीज़ का वर्णन किया है। असल में वो क्या था, गहरे काले बादलों की धुंध थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आशा रखता हूँ कि आप लोग जो है इस तीसरे छंद यानी तीसरा पद्यांश भी आप भावार्थ भी समझे होंगे और उस पर आधारित प्रश्न भी आप लोग समझे होंगे। और यदि आपको कुछ सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, है ना, या आप व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं कुछ, अगर आपको कुछ पूछना है तो। ठीक है, और आशा रखता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। फिर अगले कालांश में हम एक नए पाठ के साथ या व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।